Hello everyone, welcome to Appy Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where the coverage of the news would be from two leading newspaper, that is the Hindu and Indian Express. तो दोनों न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो न्यूज़ की जो टॉपिक है, जो थीम है, उसको समझेंगे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में. So let's get started. So these are the topic list. Today is 29th of June and the topic are collateral free loan to MSME, that is micro, small and medium enterprises. The second topic is new rule for exotic animal trade and India-Russia defense deal. This is the third topic of the news, and reimagining the South Asia boundaries. So these are the total topic that I'll be discussing today. Apart from this, there would be MCQs question with explanation. तो वीडियो के एंड में जो सैटरडे के क्वेश्चंस थे उसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा और कुछ MCQ सवाल के प्रैक्टिस करेंगे. So stay tuned till end of this video so that you practice the questions. So the first topic is collateral free loan to MSME. And this is reported in the Indian Express. आप इस न्यूज़ को इंडियन एक्सप्रेस में फाइंड कर सकते हैं. दिस इज देयर इन द एडिटोरियल पेज टॉकिंग अबाउट द रेलेवेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ एडिटोरियल आर्टिकल. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल. बात करें जनरल स्टडीज़ में तो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में भी इंपॉर्टेंट है एंड यू कैन यूज़ द फोल्डर पॉइंट इन द जनरल स्टडीज़ पेपर 3 एज वेल, राइट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि जो बेसिकली जो यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है, उन्होंने अनाउंस किया कि देयर वुड बी अ कोलैटरल फ्री लोन ऑफ 3 लाख करोड़ रुपीज़ फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज. जो हमारे MSME है, जो हमारे लघु उद्योग है, उन लोगों के लिए बेसिकली 3 लाख करोड़ रुपीज़ तक की लोन दी जाएगी, राइट. एंड दिस वाज अनाउंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज एन इकोनॉमिक डील विद द डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय द इम्पोजिशन ऑफ द लॉकडाउन. तो लॉकडाउन की वजह से जो परेशानियाँ आई MSME सेक्टर्स को, तो उस वजह से टू गेट इट अ रीड और उनको एक बूस्ट देने के लिए, उनको एक बैकअप देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह का प्लान किया था. दिस वाज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर पैकेज. और अगर मैं आपको बताऊं MSME का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज अमाउंट टू 30% ऑफ द टोटल GDP, राइट. ये GDP में जो इसकी कंट्रीब्यूशन है वो 30% है. तो ह्यूज नंबर कमिंग फ्रॉम द MSME. और बात करें एम्प्लॉयड लोगों की तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं. दिस इज़ वाई MSME बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर एंड अ पॉसिबल क्वेश्चन इन द मेंस एग्जामिनेशन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, राइट. प्रीलिम्स में कुछ थोड़े बहुत आपसे सवाल पूछे जा सकेंगे कि किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है, बट दिस इज़ अ मोर ऑफ मेंस एनालिटिकल टॉपिक. ना बात करें सैंक्शन लोन की, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने जो स्कीम लॉन्च किया उसमें जो टोटल अमाउंट किए गए हैं उसमें बैंकों को बेसिकली डिस्पर्स करने के लिए अमाउंट बोला गया कि आप लोन डिस्पर्स करो अप टू 3 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास. तो जो हमारे 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने 75,426 करोड़ लोन दिया है ओवर 17 लाख अकाउंट्स को, और जो 16 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उन्होंने 32,896 करोड़ के आसपास लोन दिया है टू 7.11 lakh accounts, right. So this is what at present has been given. Or government should also consider the widening the scope of collateral free loan to the MSME. So this is the expert opinion कि जो collateral free loan है उसके जो scopes हैं MSME सेक्टर के अलावा किसी और सेक्टर पे भी आगे बढ़ा सकते हैं. ये भी बहुत ही निर्णायक कदम होगा, बहुत ही अहम कदम होगा. Now what are the benefits of the loan? बात करें किस तरह से benefits हैं जो लोग MSME से जुड़े हुए हैं, जो इस पे कार्य कर रहे हैं, या basically people who are directly involved in this sector, how they would be benefited. To facilitate the expected, basically talking about the number who are involved. So there are almost 45 lakhs MSME who would be benefited about, with this decision of the government, where 3 lakh crore rupees were announced as in collateral loans, right? And where they can use this fund. So government has authorized कि they are obliged to make this fund as a payment of salaries to their employees. They can rent with this amount. They can use for the other utilities, and the revenue dry up. If the revenue has been dry up, they can also have a mismatch from this loan itself. So it would be acting as a as a booster to the MSME जो भी उस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए ये सारी obligations देने के बाद ये उनके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है. Now in an environment where bank are unwilling to take any credit risk, आपको पता है NPA का इश्यूज ऑलरेडी हमारे लॉकडाउन से पहले काफ़ी ज़्यादा था. जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसको लेकर के बैंक काफ़ी चिंता थी. जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने उन्होंने भी कहा था, जैसे हमारे जो बड़े नेशनल बैंक है जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, SBI है, इन सारे बैंक्स में ऑलरेडी NPA का इशूज़ काफ़ी हाई चल रहा था. सो बेसिकली दे वर वेरी अनएक्सपेक्टेबल कि वो लोन देंगे, बट जिस तरह से सरकार ने अपनी तरफ रिस्क बियरिंग का एक बेसिकली दिखाया एटीट्यूड कि दे विल बी टेकिंग द रिस्क ऑफ द कोलैटरल, सो दिस इज समथिंग विच इज़ अ वेलकम स्टेप स्पेसिफिकली फॉर द MSME सेक्टर जहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं.
ना बात करें री एग्जामिनिंग सम रूल की बात की गई है कि कुछ एग्जेम्पशंस देने की ज़रूरत है, या जो रूल्स हैं इसमें कुछ लोगों को इस एम्बिट से बाहर रखा गया है इसके बेनिफिट से। तो उसको लेकर के कुछ कंसर्न रेज किए गए हैं कि जो कंडीशंस हैं उसके लिए सरकार को फिर से देखने की ज़रूरत है कि क्या इन लोगों को भी क्रेडिट फैसिलिटी दी जा सकती है। तो जो अभी प्रेजेंट में जो स्कीम है, एट प्रेजेंट द रूल्स इज कि जो फर्स्ट टाइम बोरोवर है उनको ही मिलेगा, और अगर किसी के पास, अगर किसी का भी बैड लोन है, किसी की भी बैड लोन अगर बेसिकली उन्होंने अगर रीपेमेंट्स नहीं किया है, अगर दे हैव ब्लंटेड इट्स टू द effectiveness of the sizable section of the MSME of the ambit, तो उन लोगों को बेसिकली दे वुड नॉट बी प्रोवाइडिंग द लोन। तो ऐसे कोई भी इंडिविजुअल जो कि MSME में है बट उनका कुछ भी अमाउंट अगर NPAs में है, सो दे वुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर दिस, राइट। सो दिस अप्रोच नीड टू बी एग्जामिन्ड, क्योंकि दीज आर द ऑल्सो पीपल दे वुड नीड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। नाउ फॉल इन द क्रेडिट डिमांड की अगर बात करें तो बेसिकली जो डिमांड ऑफ क्रेडिट है, डिमांड फॉर क्रेडिट है, दैट हैज़ बिन लोअर बिकॉज जो MSME की जो फाइनल कंजप्शन है, ओवरऑल जो मार्केट में जो इकोनॉमी में कंजप्शन है वो डाउन हुई है, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। पीपल आर नॉट विलिंग टू एक्सपेंड मोर बिकॉज दे वांट टू सेव मोर एंड मोर मनी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। द अर्निंग ऑफ द पीपल हैज़ ड्रास्टिकली डिमिनिश्ड, राइट। सो दिस इज वाई द रीजन इज दैट पीपल डोंट वांट टू इन्वेस्ट एंड अल्टीमेटली द फाइनल कंजप्शन हैज़ बिन डिक्रीज इन द ओवरऑल सेक्टर, right? And on the other hand, the supply side issues may also persist. और रिपोर्ट ये है कि ओनली कंपनीज विद अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री, ऐसे कंपनीज जिनकी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री है, दे आर एबल टू रेज फंड वाइल द अदर आर मोस्टली अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक स्लो डाउन। एंड हाउ दे वुड इफेक्टिवली कंटिन्यू टू स्ट्रगल, दिस इज द अनदर कोर्स ऑफ टाइम। या वो 1 साल में रिकवरी करें, 2 साल में रिकवरी करें, दिस कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड द सप्लाई विच इज देयर फ्रॉम द पीपल एंड फ्रॉम द कंपनी दैट इज गोइंग टू डिलीवर देम, राइट। Now coming to the second topic, that is new rule for exotic animal trade. This is there in the Hindu. आप हिंदू के नेशनल पेज पे ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं, जहाँ पे टाइटल है सेंट्रल अनवील द न्यू रूल टू रेगुलेट द एक्सोटिक एनिमल ट्रेड, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, बेसिकली जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, दैट हैज़ द वाइल्ड लाइफ डिवीजन, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है न्यू रूल्स को टू रेगुलेट एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ द एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। तो करेंटली अगर बात करें, जो बेसिकली जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है, वो चीज़ों को देखती थी ओवरसीज ट्रेड को लेकर के, बट नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट वुड बी टेकिंग द कंप्लीट कॉल। नाउ द कंप्लीट जुरिस्डिक्शन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वुड बी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको MOFCC भी शॉर्ट में कहते हैं। ना व्हाट इज द न्यू रूल, अगर बेसिकली नए रूल की बात करें तो जो ओनर्स होंगे, जो ओनर्स या जो पोजेसर्स होंगे ऑफ सच एनिमल, ऑफ द बर्ड्स और एनी ऑफ द एनिमल, जो भी उनके पास स्टॉक्स है, वो स्टॉक उनको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के साथ, उनके जो स्टेट्स में जो है, जो हर बेसिकली स्टेट में एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिसर होता है, उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जो ऑफिशियल होंगे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के, दे वुड ऑल्सो प्रिपेयर एन इन्वेंट्री, दे हैव टू प्रिपेयर एन इन्वेंट्री ऑफ द स्पीसीज, दे हैव द राइट टू इंस्पेक्ट, facilitate of such traders who are if the plants and the animal are being household to the subarik conditions. तो these officer would have the right कि वो अपना एक इन्वेंट्री बनाए, इंस्पेक्शन करें और चेक कर सकते हैं कि किन्होंने कहाँ से कितना ट्रेड किया है। एंड एडिशनली जो स्टॉकिस्ट होंगे, दे विल हैव द 6 months टू डिक्लेयर द स्टॉक। तो 6 महीने के अंदर जो भी स्टॉकिस्ट अगर कहीं से ट्रेड कर रहा है किसी भी एक्सोटिक प्लांट, स्पीसीज, एनिमल्स के, उनके बारे में दे हैव टू डिक्लेयर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। And the advisory issued will mean that the under the appendix 1, 2 and 3 of the conservation of international trade and endangered species, जो sites है, जो वर्ल्ड, जो बेसिकली वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना को रेगुलेट करती है, उसके अंदर ये चीज़ें की जाएगी। बट इसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं कि इट विल नॉट इंक्लूड टू द स्पीसीज ऑफ द शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वैसे स्पीसीज जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं 1972 को, उनके इंस्पेक्शन जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ व्हाट आर साइट्स, बेसिकली साइट्स की बात करूँ तो ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो इंक्लूड करती है प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड वेरियस कैटेगरी ऑफ थ्रेट और एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, उनको ज्वाइंटली प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है बाय मेंबर कंट्रीज, राइट। तो ये एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो हमारी IUCN है,
उसका एक ये बेसिकली इनिशिएटिव है. तो साइट्स फॉर एनवायरमेंट पर्पस फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नीड टू थॉरो विद दिस टॉपिक. अगर कोई कॉन्सेप्ट आए, कोई एग्जामिनेशन में 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन है, तो उसको आप इजिली हैंडल कर पाएंगे. Now, India is a signatory to CITES. This is again a very important point. Students tend to confuse in the examination. So make sure that you learn it very well. कि India is a signatory to CITES, right? ना ग्लोबल थ्रेड ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रेड की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स है जो कि ऑलरेडी डिस्कस्ड है इसमें. तो अकॉर्डिंग टू फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो FATF है, उन्होंने अपने फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट में जहाँ पे इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बारे में पहली बार उन्होंने रिपोर्ट जारी किया है. एंड दे डिस्क्राइब कि जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है दैट इज अ ग्लोबल थ्रेड, दैट इज बिकमिंग अ ग्लोबल थ्रेड. सो हियर अ क्वेश्चन फ्रॉम द मेन्स परस्पेक्टिव become very important, right? And which is also linked to the other organized crime such as modern slavery, drug trafficking and armed trade. So this is what has been reported by FATF, that is Financial Action Task Force. Now बात करें अगर illegal trade की, so that is estimated to generate the revenue of up to $23 billion a year. So you can see this is the amount that illegal trade has been earning from years to years. नाउ बात करें अगर जो हमारी वर्ल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट है WWCR, सो उनके मुताबिक दिस इज रिपोर्टेड बाय UN. तो उनका कहना है कि जो क्रिमिनल्स आर इलीगली ट्रेडिंग द प्रोडक्ट डिप्राइव्ड ऑफ ओवर 7,000 स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स प्लांट अक्रॉस द वर्ल्ड. सो दिस इज द ह्यूज नंबर दैट इज ऑलरेडी बीइंग जो इलीगली इसको ट्रेड किया जा रहा है. ना बात करें अगर इंडियन कंटिन्यू टू बैटल इन द वाइल्ड लाइफ क्राइम, रिपोर्ट सजेस्ट कि देयर आर मेनी टाइम द स्पीसीज वर अवेलेबल फॉर ट्रेड ऑन द ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस. सो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस भी बहुत जगह पे इसको की जा रही है. अगर मैं बात करूँ कुछ एक बहुत इमीडिएट कंट्रीज जैसे चाइना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, बेसिकली रिलेटेड टू द एक्जॉटिक स्पीसीज. इंडिया में भी है, थाईलैंड में भी है. सो दीज आर द कंट्री दैट आर मोर इनटू द वाइल्ड लाइफ ट्रेड. Now other topic, that is India-Russia defense deal. You can find this news in the Hindu where the title is Russia agreed to speed up the defense deal, and this topic is specifically very important for your general studies paper 3 where the defense related or the internal security issues are already mentioned in your syllabus. सो जो हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो 4-day विजिट में है मॉस्को रशिया में टू गेट द 75th एनिवर्सरी, जहाँ पे विक्ट्री डे परेड होती है. जिस तरह से इंडिया में हमारे रिपब्लिक डे परेड होती है 26 जनवरी को, उसी सेम वहाँ पे रशिया में विक्ट्री डे परेड होती है. दे आर विटनेसिंग 75 एनिवर्सरी. तो उसको लेकर के उनको वहाँ पे ही वॉज इन्वाइटेड एंड ही इज़ देयर ऑल्सो फॉर द डील, फॉर द ट्रेड, फॉर द डिफेंस डील एज वेल. So the demand for Russia to speed up the defense deal were taken place. और जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, जो हमारी AK-203 असॉल्ट राइफल है, जैसे कि आपको पता होगा AK-47 जो है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है. AK-47 और AK-56 इज समथिंग विच इज़ यूज्ड बाय इंडियन आर्मी एंड मेरी पैरामिलिट्री फोर्सेस, राइट. तो अब जो नए रिफॉल्ट जो आ रहे, जो नए असॉल्ट राइफल है, उनका जो वेरिएंट है वो 203 चल रहा है. सो दिस नंबर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 47 to 203, राइट. और राइफल उसके बाद जो KA-260 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके लिए भी एग्रीमेंट की बात की जा रही है, राइट. तो रशिया हैज़ एग्रीड टू क्विकली एड्रेस सम ऑफ द अर्जेंट डिफेंस रिक्वायरमेंट दैट इज शॉट बाय इंडिया. तो इंडिया के द्वारा जो ये चीज़ें डिमांड की गई है, उसको पूरा करने के लिए रशिया ने चीज़ों पे एग्री किया है. एंड इंडिया विल प्रेजेंट इट्स रिक्वायरमेंट्स. जो इंडिया की जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, जो क्वांटिटीज़ हैं, वो रशिया को बताएंगे. एंड फाइनली द एग्रीमेंट वुड टेक प्लेस विद इन अ मंथ. तो जो टाइम स्पेंड लिया गया है वो 1 मंथ के लिए लिया गया है, ताकि आगे सारी चीज़ों को इम्पोर्ट किया जा सके. एंड बेसिकली मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट होगी, कितनी इम्पोर्ट होगी. बात करें वाई डील इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों अभी ये डील इम्पॉर्टेंट है. जिस तरह से जो हमारी बैकड्रॉप टेंशन चल रही है चाइना के साथ, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख के ईस्टर्न रीजन पे है, बेसिकली ईस्टर्न रीजन ऑफ द लद्दाख, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन है दैट वुड बी टेकन प्लेस. और जो आर्म फोर्सेज हैं उनके पास, जो चाइनीज़ आर्म फोर्सेज, उनके पास मैसिव बेसिकली मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं. तो इंडिया को भी एक कैपेबल बेसिकली जो क्वांटिटी ऑफ गन्स चाहिए या जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, उसके साथ तैयार रहने की ज़रूरत है. ना बात करें जो डील है एग्जैक्ट में, उसमें किस तरह से चीज़ें काम करेगी. तो ऑलमोस्ट जो डील है उसमें 7.5 लाख ऑफ AK-26 असॉल्ट राइफल की डिमांड की गई है.
and this would be imported. Basically 6.7 lakh जो राइफल है that would be manufactured by joint venture of the Indo-Russia Rifle Private Limited जो कोरवा उत्तर प्रदेश है. कोरवा is a area in the Amethi district of the उत्तर प्रदेश, right? तो 6.7 लाख यहाँ इंडिया में बनेगी. बाकी के जो बचे हुए हैं वो डायरेक्टली रशिया से इंडिया को बिल्ट बेसिकली रेडी टू यूज पर्पज से दिया जाएगा, राइट? और जो S-400 की भी जो डिलीवरीज हैं वो की डिले हुई है. रशिया ने कहा है कि दे वुड बी डिलीवरिंग इट बाय द एंड ऑफ 2021, राइट? एंड दैट इज शेड्यूल्ड एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सटेंड अ डील इट फर्दर. और जो डील है रिगार्डिंग 200K 226 यूटिलिटी लाइट हेलीकॉप्टर्स दैट इज ऑल्सो स्टक इन द लेवल ऑफ इंडियनाइजेशन. तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स हैं उसके थ्रू जो लाइट हेलीकॉप्टर जैसे कि हमने रफाल लिया था उस तरह से कुछ यहाँ पे किया जाए ताकि हमारी जो अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी बूस्ट मिले, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके सेक्टर में. नाउ सेवरल MOUs जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है that has been signed and already been domesticated. डोमेस्टिक कंपनीज है जैसे RH for the localization है, फ्यूलेजेस है, ब्लेजेस है, रेडियो स्टेशन है, लैंडिंग गियर्स है. इन लोगों के साथ ऑलरेडी जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनके साथ कोलैबोरेशन की जा रही है. Now the other topic is reimagining the South Asia boundaries. This you can find in the Hindu editorial जहाँ पे टाइटल है In Boundaries Claim Reimagining the South Indian Boundaries. सो जिस तरह से पब्लिक लॉकडाउन के बाद भी जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एंड रिलेटिंग टू द काला पानी रीजन, सो दैट हैज़ अगेन have a debate upon the political debate that has raised a serious concern about the India's and Nepal bilateral relationship. जो काला पानी का जो रीजन है that is located in the tri-junction between the North India, Western Nepal and Southern China and Tibet. So we have already discussed the कालापाली region. मैंने आपको मैप में कई बार ही बताया है जो ट्राई जंक्शन का जो रीजन है. So how strategically this is important for three countries, that is India, Nepal and China. Now it is gravitating towards the confronting trade of the popular politics. ना बात करें स्टेट एज अ सोल आर्बिट्रेटर, जो इस एडिटोरियल में बात की कि जो स्टेट है वो सोल आर्बिट्रेटर का काम करेगा. किस तरह से कि वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम की अगर बात करें साउथ एशियन पॉलिटिक्स की तो दैट हैज़ फ्लोज विद इन द स्टेट सेंट्रिक पैराडिम, कि जो चीज़ें धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो स्टेट सेंट्रिक की तरफ शिफ्ट हुई है. और जो स्टेट सेंट्रिज्म है दैट इज़ विद इन द एजम्पशन जो साउथ एशिया है दैट हैज़ गिवन द स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टी टू द सोल आर्बिट्रेटर एज एन डिस्प्यूट. तो जो स्टेट के पास पूरी पावर दी गई है, सो दे आर ऑर्गेनाइजिंग इन अ वे कि जो सारी एक यूनिफॉर्म ना हो, बाकी द एवरी डिसीजन शुड बी द स्टेट सेंट्रिक. और इट स्टेट का मतलब यहाँ पे इट आर्टिकुलेट्स डिफाइन द रिप्रेजेंट नेशनल इंटरेस्ट नेगोशिएशन विद द अदर स्टेट, राइट? सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग. और एक्सपीरियंस ये सजेस्ट करती है कि जो साउथ एशियन कंस्ट्रेंट्स हैं वहाँ जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वहाँ जो नेचर seals have even been arbitration of the South Asian affairs. Now impact on cooperation की अगर बात करें तो जिस तरह से इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिसेंट में जो स्टैटिक पैराडिम शिफ्ट देखी गई है बॉर्डर इश्यूज को लेकर के, तो ये आगे जाके एक डेंजर बन सकती है. जो हमारी बिम्स्टैक इनिशिएटिव्स हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, वहाँ पे जहाँ पे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और जो सब रीजन जो इनिशिएटिव्स हैं BBIN, उस इनिशिएटिव्स को भी इम्पैक्ट हो सकता है. बिकॉज नेपाल इज नो मोर लुकिंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यू अ गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप विद इंडिया, एंड द वैक्यूम विच इज क्रिएटेड बाय इंडिया इज अल्टीमेटली filled by China as an infrastructure development in Nepal. Now promoting the regional cooperation की अगर बात करें तो South Asian state have need to realize the difference between the regional cooperation, because ये सारी चीज़ों जो है जो सेल्फ अप्रूवल है, जो सेल्फ प्रमोशन है, उसको ध्यानपूर्वक देखने की ज़रूरत है. एंड बोथ इंडिया एंड नेपाल इन द अदर साउथ एशियन कंट्री नीड टू रीथिंक द साउथ एशिया रीजन में किस तरह से रीजन टू रीजन चीज़ों को एक नए लैंग्वेज में रीजनल कॉपरेशन के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है. And India also need to understand that South Asia is perhaps one of the most natural regional grouping in the straight around the world. So this is the time where both India and Nepal need to understand, and apart from Nepal, India also need to recognize the importance of all the neighboring countries that surround India, and this is very important, strategically very important for India to get the healthy relationship with all the immediate neighbor countries, because basically neighbor first policy prime minister ने already कहा है कि neighbor first policy के साथ हमें continue करना है. So this is something which has to be taken care of.
and such perspective is necessary in order to address the contemporary issue. जो contemporary crisis है उसको कैसे overcome किया जा सके काला पानी के dispute को लेकर के, that would be strategically very important. Now I would like to tell you that we have started a daily answer writing practice. So this is a dedicated Telegram channel where every day a question would be posted every morning, and you can write your answer in the Telegram channel by 6 p.m. I have given the description in the video. मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से चेक कर सकते हैं. Now coming to the answer of the yesterday question, जो सैटरडे के क्वेश्चंस थे उसके एक्सप्लेनेशन में आपको बता दूं. जो पहला सवाल है उसका आंसर सी है. जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है दैट स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट. तो मैंने आपसे पूछा था जेनरिक मेडिसिन को लेकर के, तो जेनरिक मेडिसिन वर्क इन अ सेम वे दैट प्रोवाइड द सेम क्लिनिकल बेनिफिट्स एंड ब्रांड नेम वर्जन. और जो जेनरिक ड्रग होते हैं दैट ऑल्सो ट्रेंड टू कॉस्ट लेस देन देयर brand name of the counterpart because of the generic drug application do not apply to have a repeated animal clinical trial. So this is a very important and significant point that were required the brand name medicine to demonstrate the safety and effectiveness. So these are very important amid the COVID virus की जो ट्रायल्स चल रहे हैं COVID-19 के ट्रायल्स को लेकर के. तो इस तरह के जेनरिक ड्रग्स पे सवाल पूछे जा सकते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन है, डेक्सामेथासोन है, उसके बाद रेमडेसिविर है, फेविपिनोर है. तो ये सारे ड्रग्स ऑलरेडी न्यूज़ में रह चुके हैं. Now coming to the second question, here the correct statement, the answer is C. Both of the statement is correct. I have asked you regarding the Vijayanagar painting. The Vijayanagar painting evolved the pictorial language where the faces shown of the profile, figure, objects and two-dimensional lines. The line become built fluid, composite appears and rectangular compartments. और जो second statement है वो भी correct है. With the decline of power of Chola's dynasty in the 13th century, Vijayanagar dynasty captured and brought under the control region from the Hampi to Trichy, with Hampi serving as its capital. So these points are again very relevant, which can be important for your examination. Now coming to the today's MCQs question. So the first question is from the current affair. So with regards to Chabahar port, consider the following statement. Chabahar port lies in the Gulf of Berbera and Chabahar port is located in the Moroccan coast. So this is again very significant question and very important one if you're reading geography, and significantly UPSC tend to ask this map type of question in prelims examination. So you have to tell me the correct answer, whether 1 is correct, 2 is correct, both 1 and 2 is correct, or neither of them is correct. So do let me know your answer in the comments down below. Now coming to the second question, that is from polity. Consider the following statement with regards to the President of India. This I have taken from Lakshmikant. So those of you who have read Lakshmikant might find it very easy to answer this question. So the office of the Vice President is borrowed from the Australian Constitution, and the Vice President is elected by the method of indirect election and not directly elected by the people. So you can eliminate also and get to the correct answer. So A, B, C or D, whatever you feel is the correct answer, do let us know your answer in the comments down below. And I would like to tell you that we have started a prelims mock test series where 25 tests are there in the test, which will help you again to get the grip over the prelims examination. And this is very essential to practice more and more questions before you appear for the real examination. Right? And if you have any other concern, do let us know. Do not forget to subscribe Aptplus Academy for Civil Services on YouTube, and do not forget to hit a like button on this video. And you can let us know your queries in the comments down below. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.